आज मुझे जेल में आए हुए 15 दिन हो चुके थे। जब मुझे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तब मैंने अपने मोहल्ले वालों के बहुत ताने सुने थे। मेरे पड़ोसी कह रहे थे, आपने शरीफ और सीधे साधे पति का खून कर दिया, अपने हाथों से अपने आप को नर्क में डाल दिया। भगवान मुझ जैसी औरतों को कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे तो फांसी होनी चाहिए। लोगों को ये लग रहा था कि मैं ही चरित्रहीन हूँ। जब मेरे शरीफ पति ने मुझे रोकना चाहा, तो मैंने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जो सबको नज़र आता है और एक वो जिसे सिर्फ हम खुद ही जानते हैं, जिसको देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। पहले तो मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला पति मिला है। वो तो मुझ पर अपनी जान निसार करता था। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती कि उसने मुझे इतना अच्छा पति दिया। लेकिन फिर समय के साथ साथ सब बदलता चला गया। मेरे पति का बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा। अब वो मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा। उसकी दिलचस्पी मुझ में कम होती ही जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अब वो रात रात भर घर से बाहर रहता था और जब घर पर वापस आता तो उसके कपड़ों पर अजीब से धब्बे होते थे और उसके कपड़ों से अक्सर परफ्यूम की खुशबू आती थी। जब मैं उससे पूछती तो वो गुस्से में आकर मुझे गालियां देने लगता। कभी कभी तो उसे इतना गुस्सा आ जाता कि वो मुझे कमरे में बंद कर देता था और मेरे ऊपर हाथ भी उठाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी जेल में आ चुकी हूँ। एक दिन मेरा पति सुबह के समय घर आया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे घूर कर देखा। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ थे? मैं सारी रात तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मैंने देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मेरे पूछने पर मेरे पति ने मेरी तरफ गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगा, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? जाहिल औरत, यहाँ से जाओ और जाकर सो जाओ। मैंने उससे कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे बताओ, तुम सारी रात क्या कर रहे थे? मैं सारी रात घर में अकेली रहती हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मैंने चीख कर उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहती हो? क्या मैं सारा दिन घर में पड़ा रहूं, तुम्हारी जी हुजूरी करता रहूं? ये कहकर वो कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। वो आराम से बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरी सारी रात की नींद हराम करके अब आराम से बैठा है। अब तो ये रोज़ का ही हो चुका था। वो जब भी घर आता तो उसके कपड़े फटे हुए होते, कभी उसका कॉलर फटा हुआ होता तो कभी उसकी शर्ट नीचे से फटी हुई होती। अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मुझे उसकी जेब से अजीब अजीब सी चीज़ें मिल रही थीं। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है। शायद वो बाजारू औरतों के चक्कर में पड़ चुका था। मैं उसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। ये सब बातें सोच सोच कर मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। दुनिया की नज़र में तो मेरा पति एक बहुत अच्छा आदमी था। सब लोग उसको बहुत अच्छा समझते थे और उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। लेकिन घर में उसका उल्टा ही था। घर में वो ऐसे रहता था जैसे कोई दरिंदा हो। उस पर हर समय गुस्सा सवार रहता था। एक दिन जब मैं उसके कपड़े धो रही थी तो मेरा हाथ उसकी जेब पर लगा। उसकी जेब से निकली चीज़ों को देखकर मैं हैरान रह गई। जब मैंने अपने पति से इस बारे में सवाल किया तो वो बहुत घबरा गया। मुझसे कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करता फिर रहा हूँ? तुम मुझ पर शक करती हो, मेरी जासूसी करती हो। मैंने उससे कहा, तुम इंसान नहीं जानवर हो। सच सच बताओ, तुम अब तक कितनों की ज़िंदगी को ख़त्म कर चुके हो? मैं गुस्से और अफसोस के साथ उससे ये बात पूछ रही थी और हमारी बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक आ गई थी। उसने भी गुस्से में मुझसे कहा कि तुम बकवास कर रही हो, मेरे आगे अपनी ज़बान चला रही हो। अगर तुमने अब मुझसे एक भी सवाल किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा बहुत बढ़ गया था। वो गुस्से में मेरी तरफ आकर मुझे मारने लगा। मैंने अपने बचाव के लिए एक डंडा उठा लिया। मैं उससे डर गई थी। जाने अनजाने में मैंने अपने पति के सर पर वो डंडा मार दिया। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकला जिससे पूरी ज़मीन लाल हो गई थी और वो खुद भी ज़मीन पर गिर गया था। हमारे पड़ोसियों ने शायद हमारी झगड़े की आवाज़ें सुन ली थीं।
इसीलिए उन्होंने एकदम पुलिस को कॉल कर दी। जब मेरे घर के बाहर से मुझे सायरन की आवाज़ आई, तब मुझे होश आया। मैंने देखा कि मेरा पति मृत हालत में ज़मीन पर पड़ा था। इतने में पुलिस अंदर आ गई और उसने मुझे अरेस्ट कर लिया और ले जाकर जेल में डाल दिया। वहाँ मेरे साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। शायद उसने भी किसी का मर्डर किया था। मैं उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब गरीब सी हरकतें करती रहती थी। कभी बैठे बैठे हंसने लगती तो कभी बैठे बैठे खुद ही रोने लगती थी। कभी बिल्कुल खामोश होकर बैठी रहती। मुझे तो शक होता था उस पर कि वो पागल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे लिए शुरू शुरू में जेल में रहना बहुत मुश्किल था। मैं यहाँ रात रात भर जागती रहती। मैं सोचती कहीं ये औरत मुझ पर अटैक न कर दे। आखिर ऐसा कब तक चलता? मैं कब तक इस औरत से डरती रहती। एक दिन मैंने इस औरत से डरना छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि अब मेरी बाकी की ज़िंदगी यहीं पर रहकर कटनी है। हो सकता है कि ये बूढ़ी औरत भी मेरे साथ यहीं रहे। इसीलिए मैंने हिम्मत की और उससे डरने के बजाय चैन से रहने लगी। मैं अक्सर अपने पति और उसकी हरकतों के बारे में सोचती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज़ ने सोच में डाल रखा था। वो बूढ़ी औरत रोज़ एक तस्वीर को देखती और उसे देखकर रोती रहती। कई कई घंटों तक वो इस तस्वीर को हाथ में लिए बैठी रहती और रोती रहती। मेरा शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि उस बुढ़िया से ये तस्वीर लेकर देखूं, लेकिन वो मुझे इतनी अजीब नज़रों से देखती थी कि मुझे उससे डर लगने लगता था और मैं अपने इस ख्याल को छोड़ दिया करती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत रोते रोते कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दे और मेरे पास वापस आ जा। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत ध्यान से उसकी ये बात सुनी थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर ये बूढ़ी औरत किसकी तस्वीर से बात कर रही है। आखिर ये कौन है और ऐसा क्या हुआ है इसकी ज़िंदगी में? क्या सच में इस औरत ने किसी का मर्डर किया है? मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा कि इस औरत से पूछूं ये तस्वीर किसकी है। इसीलिए मैं उठी और इस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ गई। मैं अभी इसके पास जाकर बैठी ही थी कि ये घबराकर मुझ पर झपट पड़ी। इसके अचानक किए गए हमले से मैं संभल नहीं पाई और ज़मीन पर गिर गई, जिससे मेरी कमर में चोट आई। मैंने अपने आप को इससे छुड़वाना चाहा, लेकिन मेरी कमर की चोट की वजह से मैं नहीं छुड़वा सकी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ, मुझे इस औरत से छुड़वाओ। मेरी आवाज़ सुनकर 2 लेडी कांस्टेबल आईं और उन्होंने मुझे इस औरत से आज़ाद करवाया। वो बूढ़ी औरत कांपते हाथों के साथ मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। एक कांस्टेबल ने उसे पकड़ रखा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया है। मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरा दिल एकदम घबराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहुत ही मुश्किल से मैं ज़मीन पर बैठी थी। वो औरत अभी भी मुझे घूर रही थी। मुझे उसके देखने का तरीका बहुत ही डरावना लग रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। जेल के अंदर लाइट जली और खाने का शोर हुआ तो मेरी आंख खुल गई। रात से मेरी तबीयत मुझे काफ़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद डर और खाना न मिलने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर एक लेडी कांस्टेबल मेरे पास खाना लेकर आई। मैंने उसमें से थोड़ा खाना खाया और मैं लेट गई। मैंने एक नज़र उस औरत पर डाली तो वो अब भी वही तस्वीर लिए बैठी थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने हाथों की तरफ देखा तो उस पर नाखूनों के निशान थे और मेरे हाथों पर खून जम चुका था। अब मैं फिर से उस औरत से डरने लगी थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उससे न डरूं, लेकिन फिर भी मुझे उस औरत से डर लग रहा था। वो औरत बैठे बैठे मुझे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये फिर से मेरे ऊपर अटैक करेगी। इसीलिए मैं अपनी जगह से उठकर दीवार से चिपककर खड़ी हो गई। लेकिन वो औरत कहने लगी, डर मत, बैठ जा, अभी तेरा समय नहीं आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है। दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है। मैं तो यहाँ पर फंस चुकी थी। मैं जेल के अंदर बनी छोटी सी खिड़की से आसमान को देख रही थी। मुझे लगा आसमान की स्याही जैसी स्याही मेरी ज़िंदगी में भी आ चुकी है।
दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी और मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। मैं यही सोच रही थी कि अगर ये साबित हो गया कि मैंने अपने पति का मर्डर अपने बचाव के लिए किया है और अगर मुझे अदालत ने बेइज्जत बरी कर दिया तो मैं बाहर जाकर कहाँ जाऊंगी? क्या समाज मुझे कबूल कर लेगा? क्या मैं एक इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकूंगी? शायद नहीं, कभी नहीं। हर बात के जवाब में मुझे ना में ही जवाब मिल रहे थे। मेरी दिमागी हालत भी अब ख़राब होने लगी थी, इसीलिए मैं खुद से अपने लिए हर चीज़ को नामुमकिन समझ रही थी। दिन गुजरते गए और अब मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। एक दिन वो बूढ़ी औरत मुझसे थोड़े फासले पर आकर बैठ गई। मैं ये देखकर एकदम पीछे को हट गई तो वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। उसकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पहले से ही मेरी तबीयत ख़राब थी और अब उसकी ये भयानक हंसी मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी। मैंने अपना सर नहीं में हिलाते हुए अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। वो बूढ़ी औरत मेरे आगे झुकी और मुझसे कहने लगी, तू तो उससे भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक निकली। वो मुझे देख रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि उसकी बात का मतलब क्या है। मैं सोच रही थी कि कहीं इसके दिल में मुझे नुकसान पहुंचाने की तो नहीं है। मैंने अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं थी जिससे मैं अपना बचाव कर सकती। खैर, वो दिन भी गुजर गया। अब अक्सर मेरे पेट में दर्द रहने लगा और मुझे चक्कर भी आते थे, लेकिन इस बार मुझे जेल के डॉक्टर को दिखाया गया। जो खबर मैंने सुनी वो खुशी की थी। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस बात को सुनकर खुश हूँ या दुखी। अब मुझे एक और टेंशन हो गई थी कि कहीं ये बूढ़ी औरत मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ये सोचकर ही मैं कांप गई थी, क्योंकि अब मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपना पूरा ख्याल रखूंगी। चेकअप के बाद मुझे दोबारा से जेल में लाया गया। मैं अंदर आकर बैठी और जेल में बनी छोटी सी खिड़की की तरफ देख रही थी, जहाँ से हल्की हल्की सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी मुझे ऐसी आवाज़ आई कि वो बूढ़ी औरत कुछ कह रही थी। जब मैंने गौर से सुना तो वो कह रही थी कि छोटी सी खिड़की से आती हुई रोशनी सिर्फ तुझे समय के बारे में बता सकती है, लेकिन अगर तुझे ये लगता है कि छोटी सी खिड़की से तुझे कोई राह दिख जाएगी तो ये तेरी भूल है। वो कहते कहते हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि आपको क्या लगता है, मैं यहाँ से भागने का सोच रही हूँ? वो कहने लगी कि मनहूस औरत, ये जेल की चार दीवारी की खिड़की तुझे निकलने का रास्ता नहीं दे सकती। और वो खिड़की की तरफ इशारा कर रही थी। अपनी बात कहकर वो फिर से हंसने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे दौरा पड़ रहा है। मैं वहाँ खामोश होकर बैठ गई और वो बहुत देर तक हंसती रही। रात का पता नहीं कौन सा समय था कि मेरी आंख उस औरत की सिसकियों से खुली थी। मैं अपनी आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई और उसे देखा तो वो उस तस्वीर को देखकर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर अपने मैले दुपट्टे से आंसू साफ कर रही थी। मुझे फिर से एक बार उस पर शक होने लगा। जेल के बाहर एक छोटी सी लाइट जल रही थी, जिससे जेल में भी रोशनी हो रही थी। मैं उठी और उसकी तरफ जाने लगी, लेकिन मुझे उस बुढ़िया की पहले की हरकत याद आ गई तो मैं दोबारा वहीं अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो तस्वीर देख सकूं। मुझे डर था कि कहीं वो बूढ़ी औरत मुझे नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए मैंने कुछ भी करने से बेहतर यही समझा कि मैं वापस अपनी जगह पर खामोशी से बैठी रहूं। एक दिन मुझे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। कमर के दर्द की वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही थी। मेरा गला प्यास की वजह से सूख गया था। मैं उठकर पानी पीना चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस बूढ़ी औरत को मैंने आवाज़ दी और उससे कहा कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो। बंद होती आंखों से मैंने उसे देखा कि वो गिलास पकड़े मेरी तरफ आ रही थी। वो मेरे पास आई और पूरा गिलास मेरे मुंह पर उल्टा दिया। कुछ पानी मेरे मुंह के अंदर गया और कुछ पानी मेरी नाक में चला गया, जिसकी वजह से मुझे फंदा लग गया और मैं खांस रही थी। वो ज़मीन पर लेटी हंसने लगी। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर उसे देखा कि वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी और तालियां बजा रही थी। मुझे उससे डर लग रहा था।
अभी मुझे उसको देखकर यही लग रहा था कि वो पागल औरत है या फिर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो कुछ दिनों में मैं भी पागल हो जाऊंगी। मेरी खांसी की आवाज़ सुनकर एक लेडी कांस्टेबल अंदर आई और मुझे सहारा देकर बाहर ले गई। मुझे बाहर आते हुए भी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कह रही थी कि तू अभी नहीं मरेगी, मैं तुझे वैसे ही तकलीफ़ देकर मारूंगी जैसे तूने मेरी बेटी को मारा है। उसकी बात सुनकर मेरे तो जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने उसे पलटकर देखा और मैं बाहर बैठ गई और सोचने लगी, मैंने कब उसकी बेटी को मारा है? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। कुछ ही दिनों से ये सब कुछ चल रहा था। वो तस्वीर देखती और रोती रहती। मैं खामोशी से बैठे बैठे उसकी हरकतें देखती रहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म से थोड़ी थोड़ी जान निकल रही है। कुछ दिन बाद मुझे फिर से उस पर शक हुआ। मैं उठी और उस बुढ़िया के पास गई और मैं उस तस्वीर को देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस बुढ़िया ने तस्वीर पीछे करते हुए मुझे धक्का दिया और कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, मनहूस औरत, मुझसे दूर रह। मेरी बेटी को तो तूने मार ही दिया है, क्या तू मुझे भी मार डालेगी? उसे भी मार दिया, भगवान करे कि तू ही मर जाए। गुस्से में बोलने के साथ साथ वो रो रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो इस औरत को जानती भी नहीं थी। आखिर वो किसकी तस्वीर है जिसे देखकर वो रोती रहती है? ये सब सोच सोच कर मैं उलझ रही थी। अब मुझे हर हाल में वो तस्वीर देखनी थी। मुझे जानना था कि वो तस्वीर किसकी है। मैंने रात होने तक इंतज़ार किया। उस बुढ़िया के सामने मैं लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। जब उस बुढ़िया को लगा कि मैं सो गई हूँ तो वो भी सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो सो चुकी थी और आराम से उठकर उसके पास गई और वो तस्वीर उसके बिस्तर से उठा ली। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस तस्वीर में जो लड़की थी वो मुझे जानी पहचानी लग रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। इतने में वो बुढ़िया उठकर बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैंने खामोशी से वो तस्वीर उसकी जगह पर वापस रख दी और वहाँ से उठकर अपनी जगह पर जाने लगी। अभी मैंने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वो बुढ़िया बोल उठी, जानती हो ये कौन है? उसने मुझसे सवाल किया था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो अब वो मुझे नॉर्मल लग रही थी। आज मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत के बजाय बरसों पुराना ज़ख्म छलकता देखा था। मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि कहीं ये बुढ़िया मुझे मार न दे, कहीं इसका ये कोई प्लान न हो। लेकिन फिर मैं कुछ सोचकर इस बुढ़िया के पास आकर बैठ गई। तब उसने बोलना शुरू किया और मुझसे कहने लगी कि तेरे पति का नाम आकाश था। मैं एकदम घबरा गई और हैरान हो गई कि उसे मेरे पति का नाम कैसे पता। अब पता नहीं कौन सा राज था जो मुझ पर खुलने वाला था। मैंने उसे हाँ में जवाब दिया तो वो कहने लगी कि ये तस्वीर मेरी बेटी की है। देखो मेरी बेटी, मेरी जिगर का टुकड़ा, कितनी खूबसूरत है। मेरी बेटी और तुम्हारा पति आकाश एक साथ पढ़ते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरी बेटी अक्सर तुम्हारे पति के बारे में मुझे बताया करती थी। मुझे लगा था कि ये सिर्फ दोस्ती है, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि एक दिन मैंने अपनी बेटी को उस आदमी के लिए तड़पता हुआ देखा। मुझे अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन मैं उसे समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी को आकाश से मोहब्बत हो गई थी। वो हर समय घर में उसी की बातें करती रहती, घंटों घंटों फ़ोन पर उससे भी बात करती रहती थी। लेकिन आकाश को मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी। वो तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि उसका पीछा छोड़ दो, आवारा लड़का है वो, तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें वो 2 वक्त की रोटी तो दे देगा, लेकिन इज्जत नहीं देगा। वो तुम्हें हर लम्हा जलील करेगा। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये सब कुछ चलता रहा। बदनामी की वजह से मैं भी चुप रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चले। फिर आकाश की पढ़ाई पूरी हो गई और उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज के साथ साथ उसने मेरी बेटी को भी छोड़ दिया। तब मेरी बेटी ने तो जीना ही छोड़ दिया था। मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मैंने अपनी जिस बेटी को इतने लाड प्यार से पाला था, अब वो जीना ही नहीं चाहती थी।
वो सारा सारा दिन अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन वो हर बार मना कर देती। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैं उसे समझाती रहती। फिर एक दिन मेरी बेटी को पता चला आकाश ने शादी कर ली, तो वो पूरे तरीके से टूट गई। अब वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही अपने पिता के बारे में सोचा। झूठे और दोगले आदमी की मोहब्बत के लिए उसने हम सबको छोड़ दिया। दुनिया के ताने सुनने के लिए वो हमें अकेला छोड़ गई। एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बच्चा भी उसी के साथ मर गया। ये जानने के बाद मेरा पति तो बेइज्जती और रुसवाई के डर से ही मर गया, लेकिन मैं नहीं मरी। मैं सोच रही थी कि मुझे भी मौत आ जाए, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। मैं इस बेदर्द दुनिया में अकेली रह गई थी। मैं रोज़ लोगों के सवालों का जवाब देती रहती। मैं लोगों के सवालों से परेशान हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं आकाश से अपनी बेटी की मौत का बदला लूँगी। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर उसे गलत कामों में लगवा दिया। वो तो पहले भी बिगड़ा हुआ ही था। मैं चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ख़राब हो जाए। वो कहीं भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जिस तरह मैं लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरे घर मेरी नंद आई और उसने मेरी बेटी के बारे में बहुत गलत बातें की। मुझे उसकी बातों से इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका खून कर दिया। आकाश भी पूरे तरीके से गलत संगत में पड़ चुका था। मैं उसके खून के जुर्म में जेल आ गई। मेरे जेल में आने के कुछ महीने बाद ही आकाश का खून हो गया, जो तुमने किया, और अब तुम भी जेल में हो। जब मैंने तुम्हें यहाँ पहले दिन देखा तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अगर तुमने आकाश से शादी नहीं की होती तो शायद आज मेरी बेटी ज़िंदा होती, जो मेरे साथ होती। मेरा पति भी ज़िंदा होता। मैं यहाँ जेल में नहीं होती। मैं तुम्हें तकलीफ़ देती रहूँगी। मैंने अपनी संतान खोई है, अब तुम भी अपनी संतान खोओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि औलाद के खोने का दुख कैसा होता है। वो बुढ़िया बोल रही थी और हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। फिर वो खामोश होकर लेट गई और मैं भी अपनी जगह पर लेट गई। एक ही हालत में बैठ बैठकर मैं थक चुकी थी। मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें मेरा क्या कसूर था। क्या मेरे पति की गलती थी, जिसने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की थी। यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेरी आँख खुली तो अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। पूरी जेल में शोर मचा हुआ था। हर तरफ से आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद आज जेल में कोई बड़ा अफसर आ रहा है, इसीलिए हर तरफ इतनी भागदौड़ मची हुई है। मैं उठकर बैठ गई। फिर जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, वो देखकर तो मेरा दिल दहल गया। जेल के एक कोने में वो बूढ़ी औरत खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसका रंग नीला हो चुका था। जब मैंने उसके शरीर पर नज़र डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी गर्दन किसी तेज़ चीज़ से काट ली थी। इतने में कुछ पुलिस वाले जेल के अंदर आए और उस औरत की लाश को एक तख्ते पर डालकर ले गए। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं चाह रही थी कि मैं किसी भी सूरत में यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मेरी गवाही कौन देता, कौन ये साबित करता कि मैंने अपने बचाव के लिए अपने पति को मारा। मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। इसी तरह एक महीना पूरा हो गया और मेरी अदालत में पेशी का समय आ गया। मुझे अदालत में ले जाया गया और मैं कटघरे में सर झुकाए खड़ी थी। मेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं था। मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि मेरा बच्चा ऐसी जगह पैदा होगा जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो कोई चमत्कार दिखा दे, और मैं जानती थी कि भगवान मेरी मदद ज़रूर करेगा। उसी समय अदालत में एक लड़की आई। उसके हाथ में एक मोबाइल था। वो कुछ मैले कुचेले से कपड़े पहन रही थी। वो जज के सामने आई और उसने कहा कि वो अदालत को कुछ दिखाना चाहती है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, दिखाओ। उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाई और जज साहब के सामने कर दी। मैं इस लड़की को देख रही थी। वो मेरे घर के सामने ही रहती थी। मैंने उसे एक आध बार ही देखा था। वो लड़की जज साहब से कहने लगी, जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस दिन मैं अपनी छत पर ही थी। मैंने देखा कि आकाश अपनी पत्नी को नशे में मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इतने में उसकी पत्नी ने अपने बचाव के लिए एक डंडा उठाकर उसके सर पर मारा।
तो जब वो मर गया, सबूत के लिए ये वीडियो है जो मैंने उसी समय बना ली थी। जज साहब, ये सीधा साधा सेल्फ डिफेंस केस है। किसी भी तरीके से ये साबित नहीं होता कि आकाश को मारना एक सोची समझी साजिश थी। उसकी पत्नी ने खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस किया और आकाश मर गया। आकाश नशे में था, वो अपने होश में नहीं था। मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस औरत को रिहा कर दिया जाए। ये बेचारी तो मासूम है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन रोशनी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे इन सब से निकलने के लिए भगवान ने उस लड़की को भेज दिया। अदालत ने तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए और इस लड़की की गवाही से मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। इस लड़की ने इंसानियत के नाते मेरी मदद की थी। आज मैं अपने बेटे के साथ अपने घर में रहती हूँ। इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। मैंने अपने बेटे को खुद मेहनत करके पाला पोसा है और उसको पढ़ाया लिखाया है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस होता है कि काश मैंने अपने पति से आराम से बैठकर बात कर ली होती। काश कि मैंने उनकी जांच पड़ताल कर ली होती, तो आज मेरे बेटे के सर पर भी उसके पिता का साया होता। जो समय मैंने जेल में गुजारा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं समझ चुकी थी कि अपनी ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। मुझे मालूम हो चुका था कि मायूसी इंसान को मार देती है, लेकिन अगर भगवान पर यकीन हो तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।